कैसे बीत गया ये समय, सच है, पता ही नहीं लगा। पता ही नहीं चला हेमंत कहाँ से कहाँ आ गया। अचानक तूफान आया, आशाओं का सपनों का वृक्ष गिर गया। उस पर बैठे हुए अरमानों के पंछी भी इधर उधर बिखर कर मन की खाई में खो गए, फिर से नहीं मिलने के लिए। क्या करूं, कैसे करूं, कहाँ जाए, बच्चे के मन विचारों पर संस्कार कैसे करूं, मुझे माँ बोलेगा या नहीं? हाँ, शब्द मैं सिखाऊंगी, मिलेगा कहीं ना कहीं तो ईश्वर रास्ता दिखाएगा। अभी सुनिए हेमंत की कहानी। हमारी प्रेरणा भास्कर है, जिनका रथ सतत चलता, युगों से कार्यरत है जो, सनातन है प्रबल ऊर्जा। गति मेरा धर्म है जो, भ्रमण करना, भ्रमण करना, यही तो मंत्र है अपना, शुभंकर मंत्र है अपना। चरैवेति चरैवेति, यही तो मंत्र है अपना। हाँ, नमस्ते। नमस्कार। नमस्ते दीदी। मंजू दीदी, दीपक जी, हेमंत, नमस्ते। नमस्कार। अच्छा, मैं कुछ हिंटू लेकर आपके भोपाल के घर में आई हूँ। स्वागत है। ये कहने के लिए कि ऐसे एक अभियान लेकर आई हूँ कि अभिभावक अभी आप ही हैं, आपके पालने के जीवन के शिल्पकार। उठो और आपके बच्चे के साथ प्रयत्न पूर्वक परिश्रम करो और आगे बढ़ो। हम आपके साथ हैं। बिल्कुल। और एक मिसाल के तौर पर, रोल मॉडल जैसा आपका परिवार मैं सबके सामने रख रही हूँ, क्योंकि कुटुंब संवर्धन ये भी मेरा एक हेतु है कि जैसे परिवार सब एक होता है तो कौन सा भी प्रश्न आसानी से नहीं लेकिन प्रयत्न पूर्वक सुलझा जा सकता है। तो आइए हम शुरू करते हैं। मैं आपको कुछ सवाल पूछूंगी ताकि बाकी जो अभिभावक सुनेंगे आपकी बात, तो उनको एक दिशा मिल जाएगी। पहला प्रश्न जो उठता है कि कौन सा भी व्यंग आता है या कौन सा भी दोष आता है तो तुरंत ऐसे विचार आता है कि क्यों हुआ, ये मेरे इसमें ही क्यों हुआ। तो ये सवाल का जवाब आप ही दे सकती है मंजू ताई। तो आप जरा बोलिए कि हेमंत के व्यंग का कारण क्या हो सकता है। शुभदाताई, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मेरा एक्सीडेंट हो गया था और डिलीवरी भी सिजेरियन हुई थी। उसमें डिलेड क्राइंग था बच्चे का, और बाद में जॉन्डिस भी हो गया था। इसमें से ही कोई कारण हो सकता है। अच्छा, तो लेकिन ये आपको कब पता चला कि इसका जो ये कारण है, इसका ये परिणाम है, ये आपको कब पता चला? शुभदाताई, 2.5 साल का था, मैं अपने मायके गई थी। ये बैठ के बच्चा खेल रहा था बरामदे में, तो मेरे पापा ने पीछे से आवाज लगाई, हेमंत हेमंत, तो इसने नहीं सुना। उसके बाद थाली बजाई तो भी इसने नहीं सुना। तो पापा बोले कि मंजू ये सुनता नहीं है हेमंत, इसको डॉक्टर को दिखाओ। मैंने कहा पापा क्या मजाक करते हैं आप? तो बोले नहीं, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। उसके बाद हम लोग ने इसको फैमिली डॉक्टर को दिखाया और फिर उन्होंने हमें राय दी कि ईएनटी के पास जाइए, प्रॉपर इसका ऑडियोमेट्री टेस्ट होगा तो मालूम चलेगा इसको हियरिंग इम्पेयरमेंट है तो कितना है, उसके बाद आगे क्या करना है, ये पूरा डिटेल उसने बताया। अच्छा, तब आप मुंबई में थी? नहीं, मैं जबलपुर में थी तब। अच्छा, जबलपुर में थी।
थी। हाँ तो ये सब सुविधा वहाँ पर थी। ये सुविधा नहीं थी शुद्धता ही, वहाँ नॉर्मल स्कूल में इसको डाला था और वहाँ इसको सिर्फ नहीं, नहीं। हाँ जो टेस्टिंग की सुविधा थी। वगैरह- हाँ जी, टेस्टिंग की सुविधा थी, ईएनटी अच्छे थे वहाँ पे और स्पीच थेरेपिस्ट थे जो इसको घर आके स्पीच देते थे, पर फिर भी ये बच्चों के साथ मिक्सअप नहीं हो पा रहा था और इसकी भाषा वाचा विकास नहीं हो पा रहा था, तो इसलिए उन्होंने कहा कि इसको स्पेशल स्कूल में ही एडमिट करना पड़ेगा। अच्छा, तो 2.5 साल के पहले आपको ऐसे कभी लगा नहीं? नहीं, कैसे कुछ नहीं लगा। तो ऐसा हम समझे कि उसको उस समय आवाज आ रही थी इस या तरफ उस दरमियान कुछ और बीमारी हुई थी? नहीं, कोई बीमारी 2.5 नहीं, नहीं कोई बीमारी नहीं। कोई भी, और उसका वेट, वजन और ये सब नॉर्मल था? वजन तो नॉर्मल ही था, मतलब ज्यादा हेल्दी नहीं था, ठीक था। बाकी कुछ भी प्रॉब्लम उसको नहीं नहीं, था। कुछ- और 2.5 साल तक आपको ऐसे लगा नहीं कि उसको सुनाई नहीं देता है? क्योंकि काम में बिजी रहती थी और ऐसा कोई फैमिली में था भी नहीं जिससे कि थोड़ा सा अंदाज बैठ जाए कि ऐसा भी हो सकता है हमारे साथ। अच्छा, तो आप अभिभावकों को कुछ, ये जो हमने अभी फोकस किया 2.5 साल तक आपको नहीं आया समझ में, वो आप आज की माताओं को कुछ कहना चाहती है? आजकल तो वैज्ञानिक युग है, आजकल बच्चे पैदा होते हैं तभी टेस्ट ले लेते हैं बच्चों को और पता चल जाता है कि बच्चा सुनता है कि नहीं सुनता है। आज मैं शहर की बात सिर्फ नहीं करती हूँ, समझो आज गांव में अगर ऐसा होता है तो 2.5 साल के पहले समझो, आज का वैज्ञानिक युग है जब आप कहती है, तो आज जैसे ही जन्म होता है थोड़े समय के सारा कुछ आज उपलब्ध है, एक बड़ा ऑपरेशन भी उपलब्ध है इन बच्चों के लिए। तो आज आप अभिभावकों को एक कुछ ऐसे एक दिशा दे दीजिए कि 2.5 साल तक भी, उसके पहले भी आप जागरूक रहिए, देखते रहिए, सजग रहिए हाँ कि जी, ये आप देखते जाइए कि बच्चा नॉर्मल जैसा लग रहा है क्या, सुन सकता है क्या, हाँ ताकि ये 2.5 साल भी ये नहीं जाए, नुकसान नहीं हो जाए। गवाना नहीं चाहिए। हाँ, आजकल तो और वैसे अगर ही आपको- बच्चा ऊ करता है या आवाज लगाओ तो पलट के देखता है। आजकल तो है, मतलब बच्चे पेरेंट्स भी जागरूक हैं बहुत। हाँ, लेकिन मुझे ये कहना है कि जो हाँ करना या जिसको हम बैबलिंग या डैबलिंग कहते हैं। बोलते हाँ हैं, हाँ तो वो वैसा भी शुरू हो सकता है। हाँ अगर बच्चा डेफ भी है तो वो कर सकता है। हाँ तो आज की जो युवा माताएं हैं उनको हमें कहना है कि आप उस दृष्टि से सजग रहिए कि छोटी छोटी जो व्यवहार है छोटे बच्चे के, नन्हे बच्चे के, मैं कहूंगी कि उस पर आप अच्छी तरह से देखभाल करते हुए आपकी ध्यान नजर रखें रखिए। उसकी तरफ। हाँ, माइलस्टोन बराबर डेवलप होने चाहिए। माइलस्टोन बराबर है कि नहीं, हाँ। उस समय वो करता है कि नहीं, आगे जा रहा है कि नहीं, रेंगता है कि नहीं, हाँ पकड़ कर खड़ा रहता है कि नहीं रहता है, हाँ हंसता है तो नॉर्मल जैसा दिखता है या नहीं दिखता है। बराबर बराबर। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो बच्चे के जीवन में नुकसान कम हो जाएगा। हाँ जी, हम अगले इस पर जाएंगे कि जब आपको पता चला तो बहुत कठिन गया होगा ये सहना। शुभदाता ही उस समय तो ऐसा लग रहा था कि भगवान ने ये क्या कर दिया। हमारे घर में किसी को ऐसा नहीं था और घर परिवार के सभी सदस्य बहुत निराश और दुखी हो गए थे, पर हमने इसको एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया और परिवार ने हमारा पूरा साथ दिया। इस प्रश्न पर मैं दीपक जी को पूछना चाहूंगी कि औरतों को हमेशा एक
इमोशनल वगैरह वगैरह कहा जाता है, बहुत भावनिक होती है औरतें। लेकिन मेरा ये है कि पुरुष भी उतने ही, कभी कभी हमसे ज्यादा भी वो भावनिक होते हैं, लेकिन हमारे लिए वो अपना सप्रेस करते हैं। तो मैं दीपक जी को पूछना चाहूंगी कि आपका उस समय का पिताजी के एक मन होता है, उस मन आपका क्या कह रहा था? दीदी, दुख का पहाड़ था, वो कैसे काटा है हमने। ये समझ में नहीं आता था कि ये क्यों हो गया ऐसा हमारे साथ। लेकिन फिर धीरे धीरे हिम्मत बंधी, डेफ एजुकेशन के जो एक्सपर्ट्स थे उनसे बात की, ऑडियोलॉजिस्ट जो थे उनसे बात की। उसके बाद फिर मेरा ट्रांसफर जब मुंबई हुआ तो वहां से हमको फिर एक नई दिशा साफ दिखने लगी थी। और रुचिराम स्कूल का बहुत योगदान रहा इस सारी यात्रा में। बस इतना ही कहना चाहूंगा। हाँ, वो बहुत कठिन था समय आपके लिए, लेकिन उस समय आपको ऐसे कहीं लगा नहीं कि थोड़ा सा कुछ वो जड़ी बूटी वाले वगैरह होते हैं, साधु बैरागी होते हैं, इस ऐसे कुछ ढूंढे, ऐसे लगा क्या? मैं बताना नहीं चाहता था। एक्चुअली हमने जितने किस्म की दवाएं हो सकती हैं वो सारी दे दी थी। कितने साधुओं को हमने कितने पैसे नहीं दिए कि ये वाली दवा इसके कान में डालिए तो ये सुनने लगेगा, इस दिन का व्रत कर लीजिए तो ये ठीक हो जाएगा, उस मंदिर की भभूत ले आइए तो ठीक हो जाएगा, मदर मैरी के चर्च में जाके प्रे करिए। सब कुछ करके देख लिया था हमने। एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण को पाने के लिए हमको ज्यादा समय नहीं लगा। हम 1-2 साल भटके हैं इस सारे कार्यक्रम में, लेकिन अंततः मैंने ये समझ लिया था कि इसको एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हुए ही इस कमी को किसी तरीके से पूरा किया जा सकता है। और मेरा बॉम्बे ट्रांसफर होना जो था वो एक टर्निंग पॉइंट था, जहां से हमको उम्मीद की किरण स्पष्ट दिखने लगी। यानी आपको फाइनली किसने डायग्नोसिस दिया कि ये सुनता नहीं है, और उसका श्रवण रस कितना था उस समय? हेमंत को 96% प्रोफाउंड हियरिंग लॉस है। इसका पता हमको जबलपुर में एक जांच के दौरान चला। जबलपुर में ही टेस्टिंग के बाद हेमंत को बॉडी लेवल हियरिंग एड दिया गया। उस समय हेमंत की आयु 4 वर्ष की थी। इस बीच हमने इंदौर जाकर हेमंत का एक एडवांस टेस्ट कराया, जिससे हेमंत का हियरिंग लॉस कंफर्म हुआ। जबलपुर मेडिकल कॉलेज के एक ऑडियोलॉजिस्ट ने हमें मुंबई जाने की सलाह दी। मुंबई आकर हम वाशी में रहने लगे। यहाँ हमने हेमंत की जांच अलियावर जंग इंस्टीट्यूट से कराई। यहाँ से हमको बताया गया कि चैम्बूर का रुचिराम स्कूल आपको पास पड़ेगा। रुचिराम स्कूल में एडमिशन के बाद इसको वहाँ अच्छा लगने लगा और इसकी प्रगति दिन पर दिन अच्छी होती गई। वहाँ वाचन, लेखन, स्पीच की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। एक बात इस स्कूल के बारे में मैं बोलना चाहूँगी कि पेरेंट्स को अलाउड है कि ऑब्जर्वेशन करें, जिससे बच्चे की प्रगति जल्दी हो सकती है। ऑब्जर्वेशन के लिए, स्पीच के लिए भी मैं साथ में जाती थी। वहाँ जो सिखाते थे वही मैं घर पे इसको कराती थी, तो इसकी प्रोग्रेस अच्छी हुई। स्कूल में भाषांकुर के द्वारा इसके भाषा का विकास अच्छा हुआ। वाचन, लेखन की प्रगति दिनों दिन अच्छी होती गई। हेमंत जब स्पीच के लिए जाता था तो मैं भी उसकी क्लास अटेंड करती थी, तो मुझे आइडिया रहता था कि माधवी दीदी कैसे इसको सिखाती हैं स्पीच, और वैसे ही मैं घर आके लेती थी।
कई बार माधवी दीदी बोलते हेमंत तो बहुत स्मार्ट है, ये अपना करेक्शन खुद ही करता। माधवी दीदी रुको रुको रुको, मैंने गलत बोला, रुको रुको मैंने गलत बोला। हेमंत को हमने तीसरी कक्षा में नॉर्मल स्कूल में स्वामी विवेकानंद में डाला। कुछ शारीरिक परेशानियों के कारण हमें उसको वापस 7वीं तक किया उसने वहाँ पर, और वापस हमने रुचिराम में एडमिशन कराई। इसके विवेकानंद जाने से काफ़ी इसको फ़ायदा हुआ कि सामान्य बच्चों के साथ मिक्सअप होना, बातचीत करने की कोशिश करना, जिसका परिणाम मुझे अभी दिखाई दे रहा है कि ये अपने बिजनेस में क्लाइंट से खुद बात कर लेता है आमने सामने होकर। कुछ नहीं समझ आता है तो वो उनको लिख के बताता है। एक वाकया मैं बताना चाहूँगी यहाँ पर कि एक क्लाइंट का फ़ोन आया, इसने मुझे दिया, मम्मी ये फ़ोन है, बात करिए। तो उन्होंने बोला कि मुझे एक बुद्धा वाली घड़ी चाहिए। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा कब तक चाहिए? बोले 5 बजे तक। तो मैंने हेमंत से पूछा बना दोगे? बोले कि हाँ बना दूंगा। 5 बजने में 10 मिनट कम थे, वो वॉच रेडी हो गई थी और उनका बेटा लेने आया। जब पापा बैठे थे शॉप पे तो उन्होंने बोला कि वो है, तैयार है। तो वो उनका बेटा हंसने लगा, बोले कि क्यों हंस रहे? तो बोला कि मम्मी ने बोला था कि तुम लेट हो सकते हो पर हेमंत लेट नहीं हो सकता, वो समय पर अपना काम पूरा करता है। Terima put asiniki. Terima put ya tireti. और बड़े बहुत पढ़ाई करते हैं, बहुत पढ़ाई लेते हैं और पढ़ा बहुत पता करते हैं और प्रेमा पतर नहीं पर पतर कागीना पत्रिका मुझे बहुत अच्छा लगा।